डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल ईएफएम में पेपर थर्ड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वित्तीय विवरणों के गुण यानी क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय विवरणों के अनेक पक्षों तथा विनियोजक, अंशधारियों, ऋणपत्रों एवं ऋणदाता और वित्तीय संस्थाएं एवं सरकार की रुचि होती है। अतः इनमें सूचनाओं को इस प्रकार प्रकट किया जाना चाहिए ताकि सभी पक्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये पक्ष कंपनी की अर्जन क्षमता, शोधन क्षमता एवं इसमें समाज को प्राप्त होने वाले लाभ के रूप में रुचि रखते हैं। अतः इन सभी पक्षों की पूर्ति के लिए वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है प्रासंगिकता यानी रिलीवेंस। वित्तीय विवरणों में संस्था के उद्देश्यों को प्रकट करने वाली सूचनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए। कंपनी के कार्यकलापों का तालमेल कंपनी के उद्देश्यों, उसकी नीति, उसके सिद्धांतों से होना आवश्यक है। अन्यथा वित्तीय विवरणों में व्यक्त की गई सूचनाएं असंगत एवं अनुपयोगी होगी। इनसे निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक होंगे। दूसरा है इसका जो गुण वो है सरलता यानी सिंपलिसिटी। वित्तीय विवरणों में सरलता से तात्पर्य है कि वित्तीय विवरणों में जो सम्मिलित किए जाने वाले तथ्य हैं सरल से संस्था की लेखा पुस्तकों में प्राप्त हो सके और वित्तीय विवरणों का जो आकार है अनावश्यक रूप से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए कि लेखा मशीनों का प्रयोग किया जा सके और इनको विवरणात्मक एवं व्याख्यात्मक रूप में तैयार किया जाना आसान हो। तीसरा है बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी। वित्तीय विवरणों में दी जाने वाली जो सूचनाएं हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। इनका जो प्रारूप है जटिल नहीं होना चाहिए ताकि ऐसा भी व्यक्ति जिसे लेखाविधि के सिद्धांतों का ज्ञान न हो वित्तीय विवरणों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाल सके। जहाँ तक संभव हो सके इनकी भाषा गैर तकनीक नहीं होनी चाहिए। इनमें कम कॉलम्स होने चाहिए। अगला बिंदु है तुलनीय यानी कंपेरेबल। वित्तीय विवरण तुलनात्मक अध्ययन के योग्य होने चाहिए। इनमें खाने व राशियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि चालू वर्ष के समंकों की यानी चालू वर्ष के जो डाटाज हैं उनकी गत वर्ष से डाटा से तुलना की जा सके। इस प्रकार जो बजट है उनके वास्तविक अंकों की तुलना में भी संस्था की जो निष्पत्ति की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः इंटरफर्म कंपैरिजन के योग्य वित्तीय विवरण संस्था का अन्य संस्थाओं के साथ अध्ययन यानी स्टडी संभव बना सके। तुलनात्मक विवरण पत्र जो होते हैं वो रिस्क एवं रिटर्न के संबंध में जानकारी देते हैं। अतः फर्म कंपैरेटिव के लिए वित्तीय विवरणों में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जानी चाहिए। ये सूचनाएं विभिन्न रेशियो के माध्यम से दी जा सकती है। फिर है अगला हमारा है महत्वपूर्ण मदों के प्रति ध्यान आकर्षण की क्षमता यानी एबिलिटी टू ड्रॉ द अटेंशन टू मोर सिग्निफिकेंट आइटम्स। यानी जो वित्तीय विवरण है उसका प्रारूप, उसकी विषय सूची इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए कि उन्हें देखने वाले व्यक्ति का ध्यान महत्वपूर्ण मदों की ओर स्पष्ट आकर्षित हो जाए। इन इम्पोर्टेंस मदों को विशेष प्रकार से व्यक्त किया जाना चाहिए, हाईलाइट करके उनको प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे पर शेयर वैल्यूज़, कॉस्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल हाईलाइट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, इस तरह से हम बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है छठा इसका गुण है प्रमाणित यानी वेरिफिएबल। वित्तीय विवरणों में जो भी सूचनाएं हैं उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए। लेखों में एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि उनको जो भी उपयोग करने वाला व्यक्ति है कभी भी जांच कर सके। विवरणों के साथ जो बचा हुआ माल है स्टॉक हमारा, उसकी लागत, लैंड एंड बिल्डिंग, टूल्स और जो डेप्रिसिएशन है इन्वेंट्री पर और संदिग्ध दायित्व के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। विस्तृत सूचनाएं अनुसूचियों के माध्यम से देनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति तथ्यों की विस्तृतता से
जांच और सत्यता कर सके। अगला गुण है पूर्णता, यानी वित्तीय विवरणों में जो व्यक्त सूचनाएं हैं वो पूर्ण, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ताकि जो उसको उपयोग करने वाला है वो किसी भी सूचना के अपूर्ण एवं संदेहयुक्त होने की संभावना न हो। इन विवरणों में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्पष्ट करने के लिए आवश्यक टिप्पणी भी यानी नोट भी दे देना चाहिए। संबंधित शेड्यूल्स के माध्यम से वित्तीय विवरणों को और अधिक पूर्ण बनाया जा सकता है, यानी कंप्लीटनेस बनाया जा सकता है। फिर है तत्परता, प्रॉम्प्टनेस की हम बात करते हैं। वित्तीय विवरण निश्चित लेखा अवधि के अंत में तैयार किए जाते हैं, यानी लास्ट में तैयार किए जाते हैं, और अवधि समाप्त होते ही इन्हें तैयार किया जाना चाहिए। इनका शीघ्र ही ऑडिट करवाकर शेयर होल्डर्स और अन्य पक्षकारों को प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वित्तीय विवरणों का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला है वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण की आवश्यकता है, इसके जो भी प्रयोग करता है अलग अलग हो सकती है। वित्तीय विवरण होते हैं वो अपनी परंपरागत प्रारूप में विभिन्न पक्षकारों के लिए उपयोगी नहीं होते, जितना कि विश्लेषण के द्वारा इनको बनाया जा सकता है। लेनदार उधार की राशि निश्चित कर सकता है और विनियोजक अपने मूलधन की सुरक्षा और लाभांश की दर। प्रबंधक कुशलता और योग्यता की रिपोर्ट देता है। इस तरह वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विभिन्न पक्षों के लिए भिन्न भिन्न तरह से उपयोगी होता है। अब हम इनकी चर्चा कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे प्रबंधक है, यानी मैनेजमेंट, प्रबंधकों की जो भी पॉलिसीज़ है, उनके डिसीजंस है, उनकी सफलता का आकलन वित्तीय विवरणों एवं इसकी ऑडिट रिपोर्ट से ही होता है। और इन विवरणों के विश्लेषण के आधार पर जो संस्था के कर्मचारी है उनकी एफिशिएंसी की जांच की जा सकती है। प्रबंधक वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर अपने व्यवसाय की विभिन्न वर्षों के जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है उनकी कंपेयर कर सकता है। अपनी संस्था के एक्टिविटीज़ की तुलना उसी व्यवसाय में लगी अन्य संस्थाओं के एक्टिविटीज़ से वो कर सकता है और संपूर्ण इंडस्ट्री से अपनी संस्था की तुलना कर सकते हैं। भविष्य की प्लानिंग, यानी प्रबंधक प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड बजटिंग को महत्वपूर्ण टूल्स बनाते हैं। फोरकास्टिंग का अनुमान भूतकाल एवं वर्तमान के लिए भी वित्तीय आंकड़ों के द्वारा ही लगाया जा सकता है, जो वित्तीय विवरणों से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा पक्षकार है बैंकर। बैंक क्या करता है? बैंक अपने वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को जो लोन और जो क्रेडिट की सुविधा प्रदान करते हैं, बैंक केवल यही नहीं चाहते कि उनके द्वारा दिए गए ऋण प्राप्त हो, बल्कि वो यह भी देखते हैं कि ऋण निर्धारित समय पर प्राप्त हो। बैंक अपने ग्राहकों से संबंध में आवश्यक सूचनाएं उनके वित्तीय विवरणों से प्राप्त करते हैं और संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी की जो क्षमता है, फाइनेंशियल पोजीशन और भावी योजनाएं के संबंध में विश्लेषण करके बैंक निर्णय लेते हैं। साख विश्लेषण के लिए संस्था का जो बैलेंस शीट होती है वो विशेष महत्व रखता है। इसके आधार पर ही वास्तविक एवं तकनीकी जो शोधन क्षमता है, रिस्क की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तीसरा पक्षकार है व्यापारिक लेन देन, यानी ट्रेड क्रेडिटर्स। अगर हम इसकी बात करें तो व्यापारिक क्रेडिटर्स है वो उधार माल के क्रय की स्थिति में स्थगित भुगतान की सुविधा देते हैं। इन लेनदारों द्वारा यह दृष्टिकोण बैंक से भिन्न होता है। व्यापारिक ऋण देने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को ऐसा अवसर देना है कि वह उधार खरीदे और माल को बेचकर धन का भुगतान कर दे। इसके द्वारा उधार क्रेता की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में पूछताछ, उसकी ईमानदारी, समय पर ब्याज सहित भुगतान करने की जो आदत है वो आधारित होती है। अब हम बात करते हैं अंशधारी, यानी शेयर होल्डर्स। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं और इनकी रुचि कंपनी के अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करने की होती है। कंपनी के जो वित्तीय विवरण है उनके विश्लेषण से ही इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो क्षमता है, वित्तीय कुशलता है
या प्रशासन की कुशलता के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। कंपनी के नेटवर्थ को विश्लेषण करके प्रति अंश यानी पर शेयर वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और उसके आधार पर पूंजीगत लाभ प्राप्त करने की जो संभावना है उसकी जांच की जाती है, जो अंशों के बाजार मूल्य पर निर्भर होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर है वो ये चाहते हैं जो कंपनी का लाभ है कम से कम इतने अवश्य हो कि उन्हें एक निश्चित लाभांश नियमित रूप से प्राप्त हो सके, इसलिए वे फाइनेंशियल एनालिसिस के आधार पर डिविडेंड कवर ज्ञात करते हैं। चौथा पांचवा पक्षकार है गवर्नमेंट यानी सरकार। कंपनियों में जो स्वामित्व एवं प्रबंध होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अंशधारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कंपनी अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज को कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कॉपी है वो भेजनी होती है। इनसे सरकार को ये जानकारी हो जाती है कि जो उनका बैलेंस शीट और P&L अकाउंट है वो व्यवसाय की सही स्थिति का विवेचन करते हैं या नहीं। और विभिन्न कंपनियों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका अवलोकन करके ये ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज की जो प्रोग्रेस है वो कर रहे हैं या नहीं। ये स्टेटमेंट्स ही कंपनी का टैक्स प्रावधानों के आधार पर होते हैं। कंपनी के कुप्रबंधन का ज्ञात भी इन्हीं विवरणों से होता है। हमारे जितने भी 5 ईयर्स प्लान्स है उनके अंतर्गत देश की जो अर्थव्यवस्था है उनकी निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए भी समय समय पर जो कमिटीज़ का गठन किया जाता है वो भी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अवलोकन करके ही किया जाता है। और कंपनी की जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सरकार को अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट जो कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के रूप में होता है और विदेशी विनिमय की अर्जित राशि, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या यानी रोजगार कितने व्यक्तियों को उपलब्ध हुआ है, वो सारी सूचनाएं इनके माध्यम से ही प्राप्त होती है। छठा है इन्वेस्टर्स यानी विनियोजक की बात करें। विनियोजक यानी इन्वेस्टर से इनकी रुचि होती है विनियोग की सुरक्षा एवं संस्था की लाभार्जन क्षमता से होती है। वे प्रति अंश आय और लाभांश की जो रेट है इसी अंश के बाजार मूल्य के संदर्भ में वो ये जांच करते हैं कि विनियोग की जो का मूल्यांकन वो इस प्रकार करते हैं। चूँकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल मामलों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, वे वित्तीय यानी फाइनेंशियल एनालिस्ट जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी सहायता से इसकी जितने भी पेचीदगियाँ हैं उनको समझते हैं वो। और न्यूज़पेपर्स की इकोनॉमिक्स टाइम्स यानी फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनके संबंध में लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अगला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग। आयकर विभाग बिजनेस की जो टैक्स यानी कर की जो टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, संस्था के विवरणों की स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगता है। आयकर विभाग का ये दृष्टिकोण होता है कि संस्था के जो वित्तीय विवरण है वो कंप्लीट है या नहीं। कर योग्य आय की गणना करने के लिए यानी टैक्सेबल इनकम की गणना करने के लिए आवश्यक एडजस्टमेंट किए जाते हैं और कर निर्धारण के आधार के रूप में वित्तीय विवरणों का बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है स्कंद विपणी यानी स्टॉक एक्सचेंज। जिन कंपनियों के अंशों का लिस्टिंग स्कंद एक्सचेंज में होता है उनमें वित्तीय विवरणों को विश्लेषण हेतु भेजा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर ही अंशों का जो प्राइस है वो निर्धारित की जाती है और स्टॉक एक्सचेंज में ही इनके जो मूल्यों के आधार पर इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं शेयर्स का सेल्स एंड परचेज करते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉइज़ के यानी कर्मचारी। संस्था के जो कर्मचारियों का हित होता है वो संस्था की प्रगति से जुड़ा हुआ होता है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी रिडमेबल कैपेसिटी है आदि के संबंधों की जो सूचनाएं होती है उसमें इनका
इंटरेस्ट होता है। इन्हीं के आधार पर, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो उनकी वेजेस है, उनके बोनस है, उनके कार्य करने की जो कंडीशंस है, जो लेबर सोशल वेलफेयर है आदि की सुविधाओं की मांग कर्मचारी संघों द्वारा की जाती है। मजदूरों और कर्मचारियों की, वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है इन मैनेजमेंट, उसका क्रियान्वयन भी कुछ संस्था के द्वारा इसी के माध्यम से किया जाता है। अगला है व्यापार है उत्पादक संघ, यानी ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। व्यापार एवं उत्पादक संघों के लिए भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो उपयोगी होते हैं। ये जो एसोसिएशंस है वो संबंधित इंडस्ट्रीज़ की प्रोग्रेस की जो ट्रेंड है उसका स्टडी करते हैं और इन विवरणों की हेल्प से सरकार को उद्योग के विशेष में संबंध की जो पॉलिसीज़ होती है उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए और टैक्सेशन का प्रावधान निर्धारित करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करें, निर्यात की बात करें और विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु भी अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो प्रोडक्शन की समस्याएं होती है उसका भी ये मुख्य आधार होता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय विश्लेषक की सीमाएं, यानी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हम जानते हैं कि वित्तीय विवरण है वो ऐसे प्रलेख है जो भावी स्थिति को इंगित करते हैं। अगर हम बैलेंस शीट में स्थायी संपत्तियों के मूल लागत आज की राशि को घटा दिया जाता है तो यह सामान्यतः उन संपत्तियों के जो मार्केट प्राइस है उससे भिन्न होते हैं। इसी प्रकार P&L अकाउंट में भी कई मदे जैसे बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, रिजर्व, ये सब अनुमानित आधारित पर होते हैं और लाभ हानि खाता वास्तविक लाभ को भी प्रदर्शित नहीं करता। दूसरी इसकी लिमिटेशन है, वित्तीय विवरणों में केवल वही तथ्य सम्मिलित होते हैं जो मुद्रा में मेजरमेंट किए जा सके। ऐसे कई गैर मौद्रिक तथ्य जैसे व्यवसाय के कर्मचारियों का मनोबल, प्रबंधकों की जो कार्य करने की क्षमता है, सरकार की जो पॉलिसियों में चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्थिति में क्या चेंजेस हो रहे हैं, व्यवसाय की जो स्थिति है, लाभ हानि खाते को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तीसरा है वित्तीय विवरण के जो अकाउंटेंट है द्वारा विकसित अवधारणाएं और ट्रेंड्स, इन्हें तैयार करने वाले व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत निर्णय हैं उनके आधार पर होने के कारण उसमें समांकों की सूक्ष्मता का अभाव होता है। चौथा है बैलेंस शीट एक व्यवसाय की एक निश्चित तिथि को फाइनेंशियल पोजीशन को प्रदर्शित करता है और कंपनी की वास्तविक स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। इस सीमा के कारण बैलेंस शीट में दिखावटीपन यानी विंडो ड्रेसिंग की गुंजाइश रहती है। पांचवी है वित्तीय विवरण इंटरिम रिपोर्ट्स होते हैं क्योंकि व्यवसाय का जो वास्तविक लाभ या हानि है वो व्यवसाय के पूरी तरह बंद हो जाने के पश्चात ही ज्ञात होती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये फाइनल नहीं होते। छठी है वित्तीय विवरणों के आधार पर जो निकाले जाते हैं निष्कर्ष वो व्यक्तिगत ज्ञान और पक्षपात से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें जो दिए गए डाटाज है वो मुख्य होते हैं, यह अपने आप कुछ भी नहीं बताते। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।